नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि। आज के दिन पूरा देश राष्ट्रीय एकता और अखंडता में अहम योगदान से लेकर प्राण तक देने वाले इन दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के केवड़िया में एक भव्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश की एकता अखंडता को पैदा हो रहे खतरों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से वोट बैंक के लिए घुसपैठ को लेकर आंखें बंद रखी गई है। अब घुसपैठिए देश के संसाधनों, सुरक्षा, एकता के लिए खतरा बन रहे हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठियों को देश से निकालने का प्रण भी लिया है और हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की चर्चा भी उन्होंने की। ऐसे में जबकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में होने वाले हैं और बीजेपी कहती रही है कि घुसपैठियों की पहचान के लिए एसआईआर कराया जा रहा है, तो पीएम मोदी का आज का बयान चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र के पास न तो घुसपैठियों के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा है और न ही घुसपैठियों की तादाद को लेकर कोई स्पेसिफिक जानकारी। बीजेपी सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों को संदिग्ध बताने के लिए ऐसे दावे कर रही है। उधर टीएमसी कह रही है कि देश में अगर घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो नाकामी आखिरकार केंद्र सरकार की है। जबकि बीजेपी का आरोप है कि सीमावर्ती प्रदेशों में वोट बैंक बढ़ाने के लालच में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके कारण ही कुछ सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 40 से 70% की दर से बढ़ रही है। तो इन्हीं दावों, आरोपों और सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। आज का दिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अथक प्रयास से लेकर प्राणों की आहुति तक देने वाली दो महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला रहा। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिल्ली में शक्ति स्थल पर कांग्रेस के नेता राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान को याद करते हैं। गुजरात के केवड़िया में तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष उत्सव का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की स्मृति में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एकता की शपथ भी दिलाई। भावना से ले रहा हूं। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर आसमान से पुष्प वर्षा से लेकर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में अप्रतिम योगदान देने वाले सुरक्षा बलों की भूमिका को सराहा जा रहा था। राष्ट्रीय एकता दिवस पर नारी शक्ति के नेतृत्व में तमाम तरह की परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लेकिन तमाम कार्यक्रमों के बाद जब पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व और आवश्यकताओं पर बोलना शुरू किया, तो देश की बड़ी समस्याओं को लेकर पहले की कांग्रेस सरकारों पर हमले किए। आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। दरअसल घुसपैठियों से राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को खतरे पर सरकार चिंतित तो है, लेकिन देश में घुसपैठियों की पक्की तादाद और पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। 2016 में सरकार ने बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इससे पहले यूपीए सरकार ने 2004 में कहा था कि देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी हैं।
लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जबकि भारत में पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार, नेपाल और बाकी आस पड़ोस के बाकी देशों से भी अवैध तरीकों से लोग भारत आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में मौजूद हैं। सरकार घुसपैठियों को देश की एकता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। वैसे भारत में घुसपैठ का मुद्दा पिछले कई चुनावों से सूबे सूबे उठाया जा रहा है। फिलहाल बिहार चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा गर्म है। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा था, हरियाणा में घुसपैठ का मुद्दा उठा, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक घुसपैठ के मुद्दे पर वोट मांगे गए। मगर मोदी सरकार के दौर में घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और डिपोर्टेशन के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में बांग्लादेश से 1,547, 2024 में 1,694 और 2025 अगस्त तक 723 लोग घुसपैठ करते पकड़े गए। 2020 में सरकार ने कहा कि पिछले 3 साल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हुई। तब 2017 में बांग्लादेश बॉर्डर पर 1,175, 2018 में 1,118 और 2019 में 1,351 घुसपैठिए पकड़े गए थे। उसी का दायित्व था, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो फेलियर जो हुआ है उसी के बारे में हुआ है। सीमांत रक्षा करना, हम लोग को बॉर्डर रक्षा करना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की काम है। तो डेमोक्रेटिक चेंज हुआ तो इसी के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे घुसपैठ रोकने के लिए जिम्मेदार सरकारें न तो घुसपैठ रोकने में कामयाब हुई और न ही घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें निकाल पानी। अब मोदी सरकार ने ऐलान किया कि घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। मोदी सरकार का हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन कब और कैसे शुरू होगा अभी ये तय नहीं, लेकिन जिस तरह बिहार के बाद 12 अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की, उसमें भी घुसपैठिए पकड़ने की कोशिश है, जो कि बिहार में कम से कम कामयाब नहीं हुई। सितंबर महीने में मंजूर हुए डेमोग्राफिक मिशन के बारे में खबर यह है कि इसमें भारत में अवैध घुसपैठ, भारत के अंदर धार्मिक और सामाजिक जीवन पर घुसपैठियों के प्रभाव, घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में बदलाव, असामान्य बसावट के पैटर्न और सीमा प्रबंधन पर घुसपैठ के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। दरअसल भारत में विपक्षी दल घुसपैठ के मुद्दे को बहुसंख्यक वोट तुष्टीकरण से जोड़कर देखते रहे हैं। दिल्ली में आज ही हुई जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद में बताया है कि अवैध घुसपैठियों की प्रामाणिक संख्या का पता नहीं, घुसपैठ से भारत की सुरक्षा को खतरे का आरोप झूठ पर आधारित है। ऐसे आरोप लगाकर देश के मुसलमानों को संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मोदी सरकार घुसपैठ की समस्या को न तो आज की चुनौती मानती और न आज उसका असर बताती है। 10 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने आंकड़े बताए हैं कि देश में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2% थे और अब तक भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई, जो सिर्फ घुसपैठ के कारण हो रही है। दावा है कि असम में 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी की 10 साल में वृद्धि दर 29.6% थी, जो घुसपैठ के बिना संभव नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 40% और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% तक पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी सरकार इन आंकड़ों के हवाले से ही अब देश में डेमोग्राफी मिशन शुरू करके घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और देश से निकालने की कार्रवाई करने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो सरकार ने अब दावा किया है कि हर घुसपैठी को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट 3D की कार्रवाई इन घुसपैठियों के खिलाफ की जाएगी। लेकिन क्या सचमुच में यह इतना बड़ा आसान है और
करीब करीब हर विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बनाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो इन पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी अपनी भूमिका इसमें रखेंगे, थोड़ी देर में वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे, संगीत रागी प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ आशुतोष भी अपनी भूमिका इस पूरी चर्चा को लेकर रखेंगे। कुल मिलाकर 3 सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आज एकता दिवस के मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हर घुसपैठी को भारत छोड़ना होगा, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिरकार भारत में घुसपैठी है कितने। तो सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, घुसपैठ से आबादी असंतुलन का सरकार का दावा सही है या चुनावी सियासत? क्योंकि अपोजिशन बार बार यह बात कह रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए बार बार इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। दूसरा सवाल, बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर में घुसपैठियों की आबादी का पता क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इसकी कोई जानकारी अब तक चुनाव आयोग की तरफ से साफ शब्दों में नहीं दी गई है। तीसरा सवाल, क्या केंद्र के डेमोग्राफी मिशन में घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन किया जाएगा, जिसका जिक्र मैंने किया? डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट 3D की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी और उसमें क्या मुश्किलें हो सकती है, उसके आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हम देख रहे हैं कि कम से कम नवंबर 2024 से चुनावी रैली शुरू हो जाती है, तो उसके बाद घुसपैठियों का मुद्दा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पहले झारखंड में निकला, उसके बाद बंगाल में जब प्रधानमंत्री गए तब भी उनके भाषण में इसका जिक्र किया गया, उसके बाद असम में उसका जिक्र किया गया और लगातार उसके बाद बिहार में इसका जिक्र हो रहा है और आज भी उन्होंने इस बात को छेड़ा हुआ है। तो इसके पीछे आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और जो डेमोग्राफी मिशन की आप बात कर रहे हैं उसके नियम और बाकी सारी चीजें कब तक बनेगी? क्योंकि आखिरकार अगर आपका वचन है कि हर घुसपैठी को निकाला जाएगा तो इस मामले में सरकार क्या करना चाहती है? साहिल जी, घुसपैठ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, मेरी जानकारी में, मैं जब से पत्रकार हुआ था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पर 1990 में बात कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। 1990 से लेकर 2025 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों के विरोध में बातें रखी हैं और घुसपैठियों की संख्या पर जो है, स्वयं 15 जुलाई 2004 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में खड़े होकर 31 दिसंबर 2001 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का, सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा उन्होंने एक जो है अनुमान वाली संख्या, अनुमानित संख्या बताई थी। इन घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए या नहीं? क्या ये सत्य नहीं है कि घुसपैठिए जो हैं हमारे बहुत सारे सीमांत जिलों में उन्होंने जो है डेमोग्राफी चेंज की? ये सत्य है कि नहीं है? बंगाल में, असम में, त्रिपुरा के कुछ जिलों में, अब तो झारखंड तक उनका प्रभाव पड़ रहा है। ये सत्य है कि नहीं है? और ऐसे में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हर कोई मानता है। तो अगर घुसपैठियों के खिलाफ कोई नीति केंद्र सरकार बना रही है तो इस पे विपक्ष की इतनी तिलमिलाहट का कारण क्या है? तिलमिलाहट का एकमेव कारण है कि इन घुसपैठियों को प्रश्रय देने का कुकर्म बीते तमाम दशकों में कांग्रेस के नेतृत्व में उनके बगल बच्चा दलों ने किया है। स्वयं इन्हीं ममता बनर्जी को हम लोगों ने लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर तत्कालीन बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को घेरते हुए देखा है, पेपर फाड़ कर फेंकते हुए। वीडियो आज तक के भी जो है आर्काइव्स में अवेलेबल होगी। और वही ममता बनर्जी आज एनआरसी का नाम लेते ही बिलबिला उठती है। क्या कारण है भाई? इस बिलबिलाहट का कारण क्या है? घुसपैठिए इस देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। और आज जब राष्ट्रीय एकता दिवस का संदर्भ था तो इस देश की एकता और अखंडता को जिस तत्व विशेष से खतरा हुआ, इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ? इस देश का विभाजन किन लोगों ने किया? इस बात पर जो बांग्लादेश कोई दो राय नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में कि अगर इस देश में कोई विभाजनकारी थे ना, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करता है तो उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में बयान दिया गया था कि राजस्थान और गुजरात में कोई घुसपैठियां नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये महिलाएं पकड़ी गई है गुजरात के अंदर से।
तो आखिरकार ये घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इससे पहले से घुसपैठियों के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क क्यों आ रहा है फिर? क्योंकि 2009 में जब 10,602 घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल दिया गया था, डिपोर्ट किया गया था, वही संख्या 2017 आते आते 51 रह जाती है। और उसके बाद का डेटा हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2009 से लेकर 2017 तक अगर हम देखें तो घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की जो कवायद है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद अतुल लोंडे पाटिल से पूछेंगे कि आखिरकार आपको क्या दर्द है घुसपैठियों को लेकर, वो भी उनसे जानेंगे। प्रेम शुक्ला जी पहले क्या मैं देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सारे घुसपैठियों को, हर घुसपैठियों को डिटेक्ट करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। हजार की संख्या में नहीं, जितनी भी संख्या में है, हर घुसपैठिए को इस देश से बाहर जाना होगा, यह हमारा संकल्प। और ध्यान रहे साहिल जी, हम जब राम जन्मभूमि के मुद्दे पर इसी तरह से 1989 से बातें करते थे, 2019 तक 20 वर्षों तक, 30 वर्षों तक हर दिन जो है यही पूछा जाता था कि मंदिर कब बनाओगे, कहां बनाओगे, कैसे बनाओगे। देश में खून की नदियां बह जाएंगी, मंदिर बनेंगे। मंदिर बन गया और वहां पर भगवा ध्वज पूरे गौरव के साथ बाबरवादियों की छाती पर लहरा रहा है। लोग पूछते थे कि अनुच्छेद 370 कैसे हटाओगे? संभव ही नहीं है। संविधानविद तक कह देते थे संभव नहीं है। अनुच्छेद 370 हटा और लाल चौक पर आज न केवल तिरंगा बल्कि जन्माष्टमी का जुलूस भी पूरे गौरव के साथ निकलता है। ट्रिपल तलाक पर लोग कहते ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है प्रेम शुक्ला जी, ट्रिपल तलाक कि हटा। जिस बात इसी को तरह आप से हम परस्यू घुसपैठ करते हैं भी- वो आखिरकार हकीकत में होता है। ये बात को समझना अलग बात है, लेकिन जहां तक घुसपैठियों का जिक्र है, आपने श्री प्रकाश जायसवाल का जिक्र किया। जब उन्होंने लोकसभा के भीतर घुसपैठियों का संभावित आंकड़ा पेश किया था तब 1.2 करोड़ वो था, और 2011 या 12 के तहत उन्होंने इस बात को कहा था। लेकिन वही जब किरण रिजिजू ने, जब आपकी सरकार आई तब आंकड़ा बताया, तब 2 करोड़ तक पहुंच गया था। यानी हर साल घुसपैठियों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इस बात पर भी ध्यान रखनी होगी। और जो आपने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात की है, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन अतुल लोंडे पाटिल, आज जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तब मैंने 2 बातें कही थी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जन्मदिन है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने इंटरव्यूज में, जब बांग्लादेश वॉर के समय पे उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि जो भारत में अवैध तरीके से आए हुए हैं उन्हें वापस जाना होगा। तो यह वापस जाना होगा, यह कैसे रुक गया और क्या इसको लेकर कांग्रेस की भूमिका रहेगी? क्योंकि बीजेपी बार बार यह कहती कि जो आए उनको आप लोगों ने बसा लिया क्योंकि वो आपको वोट देते हैं। ये ऐसा है कि ये चुनाव के वक्त ही घुसपैठियों का मुद्दा निकलता है, क्योंकि ये फायदा पहुंचाता है। ये तुष्टीकरण जो करते हैं बीजेपी वाले, कथनी में और करनी में कितना अंतर है। और आज 11 साल के शासन के बाद नरेंद्र मोदी जी पर कोई भरोसा करे, ऐसी कोई गरिमा उन्होंने प्रधानमंत्री पद की रखी नहीं है। ये सच्चाई है। यूपीए ने 2004 से 2014 तक 87,000 तक घुसपैठिए बाहर निकाले। 11 साल से ये भी है, 11 साल से 5,200 के ऊपर इन्होंने घुसपैठिए निकाले नहीं है। लेकिन चुनाव आता है तो घुसपैठिए इनके मदद में आ जाते हैं। घुसपैठियों की मदद जो है इनको हो जाती है ताकि वो मुद्दा उछले और कहे। अब कथनी और करनी का अंतर देखिए क्या है। अमित शाह जी कहते हैं कि ये भी सब है अवेलेबल, कि कोई माइका लाल घुसपैठिया रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने बॉर्डर देखी है, झरने हैं, बड़े बड़े नदियां है, पहाड़ है, बहुत कठिन है, कोई घुसपैठिया रोक नहीं सकता। एक तरफ ये बात कहना और एक तरफ चुनाव आने के बाद घुसपैठिया कर, हिंदू मुसलमान कर चुनाव को जीतने की कोशिश करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है, क्या इनके एक्शन क्या है? कथनी और करनी का अंतर बताओ ना क्या है। तो विरोध इस बात का नहीं है कि घुसपैठियों को रखाना चाहिए, निकालना चाहिए। आसाम अकॉर्ड से लेके सारी चीजें जो तय है कि 1971 के पहले आए हुए रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। आपने किया ना आसाम में, एनआरसी किया ना, डिटेक्ट डिलीट, कितने डिपोर्ट किया बताओ? कितने हिंदू निकले उसमें, कितने गोरखा निकले? क्या प्रॉब्लम हो गई फिर? क्यों रुक गया? क्यों आंकड़ा नहीं दिया? तो ये बात जो है ना, ये अभी जनता भी समझने लगी है 26 सेकंड का मैनिफेस्टो देने के बाद, कि हमारे विकास को लेकर, हमारे मुद्दों को लेकर कोई बात सीरियस नहीं है। बात एक ही करेंगे, वो हिंदू मुसलमान की करेंगे, नफरत की बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आज खड़गे जी ने दो बातें रखी थी, लेकिन मुझे इस बात का भी आप जवाब दे दीजिए ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या और
आपकी सरकार के समय, अतुल लोंढे पाटिल, आपके इनके सरकार के समय वो कह रहे हैं 2 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। ये लोकसभा में उनका जवाब था। आपकी सरकार के समय 1.2 करोड़ घुसपैठिए इस देश में है, ये जवाब आपकी सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं सिर्फ 87,000 डिपोर्टीज 2004 से लेकर 2014 तक। आपकी भी कथनी और करनी में फर्क ही नजर आ रहा है ना। कहां 1.2 करोड़ और कहां 87,000। तो दोनों सरकारों में फर्क तो वही है, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। कथनी करने का बहुत ज्यादा फर्क है। उन्होंने संभावित कहा था, प्रत्यक्ष रूप से जितने मिले उतने डेपोर्ट करते गए। अभी इन्होंने एसआईआर किया ना, एसआईआर करते समय भी इन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा रखा था। एसआईआर खत्म होने के बाद बार बार रोज यही सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितने घुसपैठिए बाहर निकाले, या कितने आपको ऐसे लोग मिले कि जो बांग्लादेश या बाहर के देश के हैं। एक भी जवाब ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने दिया, भाजपा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ना ही देश के प्रधानमंत्री ने दिया। और जिनका विषय है, जो इस देश के गृह मंत्री है, जिनका ये विषय, उन्होंने नहीं दिया। वो एक तो उल्टा उन्होंने कह दिया कि कोई घुसपैठिया, कोई माइकालाल घुसपैठिया रोक नहीं सकता। तो सवाल हमसे क्यों पूछते हो? बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि एसआईआर को लेकर बार बार यहां पर कहा जा रहा था कि एसआईआर के प्रक्रिया के जरिए उन वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं कि जो घुसपैठिए हो सकते हैं, जिनके पास नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें इस लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। और 4 जिले बिहार के भीतर के जिनका बार बार नाम लिया जाता है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन जिलों में डेमोग्राफिक चेंज यहां पर देखे गए हैं, जो सांख्यिकी चेंज बताया जाता है सरकार की तरफ से। अब देखिए यहां पर किशनगंज में, यह ड्राफ्ट लिस्ट की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आज की स्थिति में कितने नाम किस जिले से कटे उसकी कोई जानकारी वहां पर नहीं है। तो ड्राफ्ट लिस्ट में अगर हम देखें तो उसके मुताबिक किशनगंज में 1,45,000, अररिया में 1,58,000, पूर्णिया में 2,73,000, कटिहार में 1,84,000 नाम करीब करीब कटे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह भी जानकारी देनी पड़ेगी इसके साथ में कि चुनाव आयोग ने कभी दावा नहीं किया कि ये सारे के सारे नाम जो कटे हुए हैं ये घुसपैठिए थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी जिलों से अगर हम तुलना करें तो ये नंबर्स काफी कम भी नजर आते हैं। यह बात भी यहां पर देखनी पड़ेगी। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, बार बार सवाल उठता है कि कथनी और करनी में फर्क क्या सचमुच में इस देश में हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकलना संभव होगा? क्योंकि आपने एनआरसी भी की हुई है आज की स्थिति में असम में, उसके आंकड़ों पर भी मैं आऊंगा। जल्दी से आपका जवाब, फिर तौसीफ जी के पास भी मैं जाऊंगा, क्योंकि बंगाल की बात बार बार इसको लेकर आती है। निश्चित होगा, हर घुसपैठियों को निकालेंगे। और कांग्रेसी छाती पीटते रहे, इनके छाती पीटते रहने के बावजूद, जैसे भव्य राम मंदिर बना दिया, छाती पीटते रह गए। आज तक राम को गालियां देते रहे, अब तो छठी मैया को भी गालियां दे रहे हैं। ये गालियां जो है देते रहे मायनो कुल कलंक, लेकिन हम जो हैं घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे तो निकालेंगे। ये संकल्प एक बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेते हैं तो उस संकल्प को साकार करने में समय लग सकता है, लेकिन उस संकल्प साकार होकर रहता है। और यह संकल्प भी साकार होगा। जितने घुसपैठिए हैं बना वैसे ही उनको घुसपैठियों पर पकड़ के निकाला जाएगा। और बीजेपी बार बार कहती है कि उसको मुस्लिम एंगल से देखा जाता है, क्योंकि घुसपैठिया मतलब मुस्लिम। यही बात है ना प्रेम शुक्ला जी, मतलब उसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपके मुताबिक घुसपैठी मतलब मुस्लिम। यही बात है ना प्रेम शुक्ला जी? और कौन आया है? चलिए, हाँ, शेष तो शरणार्थी हैं। देखिए साहिल भाई, चुनाव का वक्त है, सबके सवाल है यही कि विकास के नाम पे भाजपा ने क्या किया, बढ़ती हुई महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, जो करप्शन फैल रहा है बिहार में उसके बारे में क्या किया। इन तमाम सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, तो तमाम सवालों के जवाब से ध्यान भटकाने के लिए ये घुसपैठिया लेकर आ गए। मैं पूछना चाहूंगा कि जितनी बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, तकरीबन 11 साल से तो इनकी सरकार, अमित शाह होम मिनिस्टर है। क्या कर रहा है बीएसएफ? क्यों उस पर वॉच नहीं रही? अगर अमित शाह नहीं संभाल सके तो अमित शाह को इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। अब ये घुसपैठ करके इतना बड़ा बाजा बजा दिए थे कि लाखों घुसपैठी घुस गए, लेकिन जब खोदा पहाड़ निकला चूहा, कितने घुसपैठी आ गए? कुछ भी नहीं मिला इनको। अब उसके बाद में आसाम के अंदर इन लोगों ने ये किया था, एनआरसी का प्रतिक्रिया चालू की थी, 1600 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। कितने निकले मुसलमान? 9 लाख।
12 लाख से ज्यादा नॉन मुस्लिम निकले, उसके बारे में क्या बोलेंगे? डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी की बात करते हैं, जबकि डेटा अलग बताता है। डेटा बताता है कि मुसलमानों में TFR का रेट जो है एकदम गिर चुका है। मुसलमानों के अंदर अभी जागरूकता जाग चुकी है, हाईएस्ट कॉन्डोम यूज करता है मुसलमान। वो भी डेटा बताओ ना, अमित शाह को बोलो, वो भी सबके सामने रखो, मोदी जी को बोलो, सबके सामने रखो। ये एक ही चीज है साहिल भाई, सिर्फ ध्यान भटकाना है, क्योंकि बीजेपी आए बैकफुट के ऊपर, इसलिए इनको चुनाव में घुसपैठिया याद आएगा, बुरखा याद आएगा, पाकिस्तान याद आ जाएगा, इनको हिजाब याद आ जाएगा, इनको हर तरह की वो बात याद जाएगी जिससे ध्रुवीकरण कर सके। और बीजेपी का सिर्फ एक ही काम बच गया है, विकास के नाम पे जीरो, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चमको। और ध्रुवीकरण करने का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? मुसलमान। मुसलमानों के खिलाफ बोलो, ये घुसपैठिए आ गए, ये आ गए। अरे घुसपैठी, चलो मेरा सवाल दो प्रेम शुक्ला, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने घुसपैठिए आए हैं भारत में? उसका कोई आंकड़ा है कि आपके पास? कितने घुसपैठियों को आपने अरेस्ट किया? उसका कोई आंकड़ा है कि आपके पास? कितने घुसपैठियों के ऊपर प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए। उसके पास कितने घुसपैठियों को आपने निकाला? क्या इसका कोई आंकड़ा है कि आपके पास? कोई आंकड़ा, कोई फिगर, कुछ नहीं है इनके पास। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं, मूल मुद्दा ये है। आप घुसपैठियों से इतनी सहानुभूति क्यों रखते हैं? घुसपैठियों से इतनी सहानुभूति क्यों है मियां वारिस? मियां वारिस इतना घुसपैठी आपके क्या मौसा लगते हैं? खालू लगते हैं आपके? घुसपैठी आपके खालू लगते हैं? काहे इतना परेशान हो जाते भाई? एक एक घुसपैठियों को उनका कान पकड़ के निकालेंगे, एक एक को निकालेंगे। आप चीखते चिल्लाते रहो मियां, एक एक घुसपैठिए को बिल्कुल निकाल देंगे, एक एक को पकड़ के निकालेंगे। आपने पूछा है, उनका जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज जरा एक मिनट, वारिस पठान आपकी बात खत्म करिए। चलिए सही कहा कि एक घुसपैठियों को एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। वारिस पठान आपकी बात खत्म। घुसपैठिया बांग्लादेश की आई हुई मोदी जी की बहन है जो दिल्ली में रह रही है, शेख हसीना, सबसे पहले उसको निकालो। चलो है हिम्मत, ताकत है, एक घुसपैठी तो है ना वहाँ पे। अरे एक एक को निकालने के पहले एक को तो निकालो। प्रेम शुक्ला जी पाकिस्तान के खिलाफ है इसलिए जी ये वारिस को चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ हसीना है और इसके आका पाकिस्तानी है, इसलिए इसको शेख हसीना को निकाल दो। क्यों भाई? हमारे जाकिर मियां जाकिर नाइक को गठबंधन लगाते इसलिए तुम्हारे आका पाकिस्तान है। अरे आका पाकिस्तान है, क्यों आपको पीड़ा हो रही है शेख हसीना पर? घुसपैठियों को मत निकालो, शेख हसीना को निकाल दो। गजब है। मुद्दा हमारा कुछ और है। वारिस पठान की आका पाकिस्तानी आप कैसे कह सकते हैं? इसका कुछ कारण तो होना चाहिए ना। हर किसी को उठ के आप पाकिस्तानी है, आपके आका पाकिस्तानी है, ये तो कहना ठीक नहीं है ना। प्रेम शुक्ला जी आप भी मुंबई से हैं, वारिस पठान भी मुंबई से है, प्लीज इस तरीके से बातें मत करिएगा। हमारा मुद्दा इस बात को लेकर है, अगर इस देश में घुसपैठी है तो उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। उसके आंकड़ों को लेकर बातचीत हो रही है यहां पर। हम कैसे कह सकते हैं कि कौन पाकिस्तानी है कौन क्या? ये आज का मुद्दा नहीं है। अगर उनको पाकिस्तानी आपको लगता है तो आप उनको बाहर निकालिएगा। क्या सबूत है आपके पास इसके बारे में? इस तरीके की भाषा ठीक नहीं है। प्लीज आप मुद्दे पर बात करिएगा, नंबर पर बात करिएगा, जो नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप गजब बात है, आप क्यों पाकिस्तानी होने पे आपको क्यों पीड़ा हो रही भाई? अरे जब शेख हसीना एंटी पाकिस्तान स्टैंड लेती है, अब ये चिचिया है, क्यों चिचिया भाई? क्यों चिचिया रहे बाबू? क्या हो गया मियां? क्यों मियां दाढ़ी में प्रेम शुक्ला जी, मियां की दाढ़ी वारिस पठान के आका असदुद्दीन ओवैसी और वो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उन असदुद्दीन ओवैसी को भारत सरकार ने विदेश में भेजा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की भूमिका रखने के लिए। इस पे किसी का सहयोग करने की बात है नहीं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। साहिल जी मेरा जवाब सुनना नहीं चाहते तो फिर क्या है? आप जजमेंट पास कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपकी भूमिका पर सवाल उठाया। जरा चिचियाना बंद करो। चलिए मुद्दे पर आते हैं, प्लीज मुद्दे पर आते हैं। मैं मुद्दे पर आते। शेख हसीना एंटी पाकिस्तान स्टैंड लेती कि नहीं? शेख हसीना का स्टैंड एंटी पाकिस्तान है। शेख हसीना ने जाकिर मियां पे जाकिर नाइक पे बैन लगाया कि नहीं? और शेख हसीना ने है ना, अब शेख हसीना चूंकि एंटी पाकिस्तानी है, इसलिए वारिस मियां को जो है भयंकर जो है इनको आग लगी हुई है, इनकी तशरीफ जल रही है, इनकी तशरीफ को बहुत पीड़ा हो रही है। जरा मुद्दे पर लाना पड़ेगा सबको। मुद्दे पे प्रोफेसर संगीत रागी, नहीं चलिए एक मिनट। प्रोफेसर संगीत रागी, जब असम के भीतर एनआरसी किया गया तब 19 लाख लोगों के नाम उसमें से बाहर निकले, लेकिन आज की स्थिति में असम में भी उन 19 लाख लोगों का क्या करना है उसकी कोई प्लानिंग आज की तारीख में नहीं है। और आज की स्थिति में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है
कि असम के बाहर एनआरसी लागू करने की फिलहाल जरूरत नजर नहीं आती। यह भी बयान उनकी तरफ से आया हुआ है और असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखना होगा। तो ऐसे में पूरे देश में 19 लाख लोगों का क्या करना है उसकी कोई जानकारी नहीं, उसमें कई हिंदू भी निकल के आ गए। असम एकॉर्ड के तहत 1.66 लाख लोग ये फिलहाल बांग्लादेशी ये साबित हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरीके से भारत के बाहर नहीं निकाला गया। तो आज की स्थिति में इस पूरी घोषणाओं का क्या मतलब रह गया, प्रोफेसर संगीत राय? साहिल जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बांग्लादेशी मुद्दा जो है, आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में हितेश्वर साकिया ने कहा कि 3 मिलियन बांग्लादेशी आकर के घुस गए हैं। फिर जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट 1997-98 में आई, उन्होंने कहा कि एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि लोअर ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ दें तो पूरा का पूरा आसाम जो है वो बांग्लादेशी नजर आता है। इसमें मैं पश्चिम बंगाल को काउंट नहीं करूंगा। पश्चिम बंगाल में वही बात टीबी राजेश्वर ने कहा कि बंगाल के जितने सीमावर्ती जिले हैं वहां से सारे हिंदू भाग गए हैं, औने पौने दाम पर ये सारे बांग्लादेशी आए हैं। उनको बसाने का काम कौन किया? वहां के मुसलमानों ने किया। क्यों किया? इसलिए कि उनकी जनसंख्या का जैसे ही अनुपात बढ़ता था उनकी राजनीतिक वजूद बढ़ जाता था। इसके बाद आप देखिए, इंद्रजीत गुप्त तो ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, और इंद्रजीत गुप्त ने 1 करोड़ बांग्लादेशियों के भारत में रहने की बात की थी। इसके बाद जो है वो श्री प्रकाश जायसवाल की बात की, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तक कहा था, जिस पर उनको सीपीएम ने उनको रिमाइंड किया था। आंकड़ा कितना है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या आंकड़ा ऐसा स्पष्ट करने के लिए अभियान जब एनसीआर की बात की गई तो क्या ये कांग्रेसियों ने विरोध नहीं किया? आईएमडीटी एक्ट जब लाया गया था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जिस रफ्तार से और जिन क्लॉजों को आप लगा रहे हैं उसमें तो बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करने में 300 साल लगेंगे, और ये आईएमडीटी एक्ट जो है वो बांग्लादेशियों को आप भगाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको बसाने के लिए लाए। ये मेरठ सुप्रीम है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं फिर बोलता हूं, इतने गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीतिक गिद्ध की जिसको कहते हैं संस्कृति इतनी नीचे उतर आई है कि वो ये सारे कौन है? ये देशद्रोही हैं। इन देशद्रोहियों के साथ खड़ा कौन हो रहा है? भारत का सारा मुसलमान नहीं, भारत का एक तबके का मुसलमान। और ये जितनी मैं बात कहता हूं ना, ये जितने कांग्रेस पार्टी को कोई विदेशी ताकत चला रही है क्या, कांग्रेस पार्टी को कोई विदेशी एजेंसी चला रही क्या, आखिर किन कारणों से कांग्रेस पार्टी इन लोगों को संरक्षण देने पर आमदा है? आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ सर्बानंद सोनोवाल जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बचाने वाला उसको कौन आता है? कांग्रेस पार्टी आती है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय जो है वो डिटेक्ट करके और मुंबई से डिपोर्ट किया जा रहा था। विरोध किसने किया था? उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। ये सारे नॉन बीजेपी एक्सेप्ट शिवसेना, ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, और ये राष्ट्रीय मैं कह रहा हूं ये गद्दारी है। इस देश के साथ गद्दारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, उस गद्दारी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज तक कर रही है। अतुल लोंडे पाटिल आप जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि संगीत रागी आपने कहा बस अतुल लोंडे पाटिल आप जवाब दीजिए। 10 सेकंड साहिल 10 सेकंड साहिल 10 सेकंड। कहा जाता है कि आसाम के अंदर एनसीआर हुआ, उसका क्या नहीं? अरे सारे बांग्लादेशी आसाम से आकर के इस देश में इधर उधर चितर गए हैं। 1997 में अरुण शौरी ने लिखा कि 7 लाख बांग्लादेशी एनसीआर में आकर के रहने लगे हैं, और ये बांग्लादेशी सूत्रों के हवाले से किया वही गया तो था। बात है ना सर। उनके बच्चों को यदि 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितने बच्चे यहाँ? मैं कह रहा हूं इस देश को यदि भारत सरकार इस मुद्दे को उठा रही है तो दर्द जो है राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस के एजेंटों को क्यों हो रहा है? यह महत्वपूर्ण विषय है इस देश में। बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर नहीं, आप मुझे बताइए ना, जॉर्ज सोरेस के एजेंटों यहां पर सबसे बड़ी समस्या आज की स्थिति में 2014 के बाद से भी, हाँ आपसे जवाब लूंगा, डिटेक्ट का ही समस्या सबसे बड़ा है, तो डिपोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो लोंडे पाटिल जल्दी से जवाब दीजिए। आप जरा ये बोलिए कि उनके बच्चों की पैदाइश जो आप 14 से आंकड़े गिना लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे पैदा हो जाते हैं। एक में 14 को गुना कर दीजिए, 10 को गुना कर दीजिए,
तब आपको पता लगेगा कि कितने यहाँ पर हैं। नहीं, ये क्या तो वो जनसंख्या पैदा ये नहीं तो कर आपका रहे? assumption हो गया ना। 4 पीढ़ी से जनसंख्या ये तो बांग्लादेश आपका आकर इंफरेंस के हुआ कर ना। रहे हैं। आंकड़े Assumption नहीं कर रहा। 2011 के आंकड़े तो ये अरे नहीं दिखाते। inference कैसे है? 2011 के आंकड़ों में तो वही आता होगा ना। आपने क्यों नहीं करने दिया? आपने करने क्यों नहीं दिया? आपने करने क्यों नहीं 2011 दिया? में तो और हुआ अमित है ना। शाह जी ने कल पटना कास्ट के पटना में बातचीत में सॉरी बहुत सेंसस तो बताया हुआ ही है ना। कि भाई आशुतोष जिन लोग- आशुतोष हंस रहे, जरा आशुतोष से एक बार जवाब ले लेते हैं। अरे अतुल तो लोंढे मैंने आपके पास भी कहा आता तो हूं। सही। आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा तो जब आप आता हूं अतुल, एक मिनट आता हूं। उसका जवाब देना है मुझे। साहिल मेरे पार्टी पर नहीं नहीं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। जरा आशुतोष कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पे। जरा एक मिनट, आता हूं अतुल लोंढे, आता हूं आपके पास। आशुतोष जल्दी से आप जवाब दीजिए। देखिए साहिल, उनको अभी जवाब साहिल, देना है मुझे। हाँ, साहिल मुझे लगता है कि आजादी के बाद के पहले गृह मंत्री हैं, आजादी के बाद के पहले गृह मंत्री अमित शाह जी, जो खुद अपनी नाकामी का ढिंढोरा राष्ट्रीय चैनल पर आके पीटते हैं। मतलब वो ये तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की फिर यार आप बोलने लगे बीच में, फिर आप बीच में बोलने लगे, 14 साल में फिर आप बोलने लगे, घुस गया है। फिर बोलने लगे, कर रहे हो यार? फिर बोलने लगे आप, पत्रकार हो, फिर बोलने लगे आप, पत्रकार हो यार, फिर बोलने। तुम आजादी के बाद के आज का अरे भाई सुन अरे तो आज लो, के गृह मंत्री की सुन तो देन है लो, क्या? सुन आज तो के लो। गृह मंत्री की अरे संगीत रागी सुन तो लीजिए ना। आपकी बात शांति से सुनी गई थी। आशुतोष आपकी बात बताइए। चलिए आशुतोष बताइए। अरे भाई देखिए, संगीत रागी प्रोफेसर है, लेकिन पता नहीं प्रोफेसर की तरह बात नहीं करते हैं। दिक्कत ये, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा साहिल इनको रोकिए भाई, साहिल इनको रोकिए, आपकी तरह साहिल इनको नहीं ठीक है, रोकिए। चलिए आशुतोष वो जरा ये थोड़े उनके दिल का मुद्दा है, इसके लिए थोड़ा सा निकल कर आ जाता है बाहर। आशुतोष आपकी बात खत्म करें, संगीत रागी सुन लेते हैं प्लीज प्लीज। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी आजादी के बाद के सबसे असफल गृह मंत्री इसलिए हैं क्योंकि वो रोज कहते हैं देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही। अरे भाई 11 साल से सरकार आपकी है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो आप ही रोकने में नाकाम है ना। जवाहरलाल नेहरू तो रोकने में नाकाम नहीं है, इंदिरा गांधी तो नाकाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले गृह मंत्री हैं देश के, पहले गृह मंत्री हैं जो खुलेआम अपनी नाकामी का डंका पीटते हैं। दूसरी बात, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे घुसपैठियों की पहचान का दावा किया गया। असम के अंदर बाकायदा एनआरसी की गई, 19 लाख लोगों की पहचान हुई और पता चला कि उसमें से 12 लाख तो हिंदू हैं और 8 लाख उसमें मुसलमान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल तो वहीं खुल गई। उसके बाद इनके हाथ पैर फूल गए, इन्होंने किसी घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। फिर जब बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा था, तब डंके की चोट पर कहा गया, आप निकाल लीजिए बयान, कि बड़े पैमाने पर घुसपैठिए, बड़े पैमाने पर घुसपैठिए। पता चला आपने एसआईआर किया और एक घुसपैठिया नहीं पता चला, वहां एक घुसपैठिया नहीं पता चला आपको। तो ये सिर्फ झूठ बोल के लोगों के मन को बहकाने की बात करते हैं और वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। ना तो संगीत रागी के पास कोई डेटा है और संगीत रागी के पास कोई जानकारी भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं डेटा की बात का तो डेटा की बात तो सही है, लेकिन आशुतोष बिल्कुल नहीं आशुतोष, लेकिन एक बात जिसका जिक्र मैंने चर्चा के शुरुआत में किया था कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कह चुकी है कि इस देश से उन सभी लोगों को जाना होगा जो बांग्लादेश युद्ध के समय पे इस देश में आके रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं उसकी नाकामी का खामियाजा आज की स्थिति में हमको देश में भुगतना पड़ रहा है। यह बात भी तो सही माननी पड़ेगी ना, जो आर्गुमेंट बीजेपी की तरफ से बार बार किया साहिल पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी को डेटा देना चाहिए, कितने लोगों को, कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। 2004 से लेकर 2014 तक तकरीबन 90,000 घुसपैठियों को मनमोहन सिंह की सरकार ने बाहर निकाला था। नरेंद्र मोदी की सरकार में यह आंकड़ा 10,000 भी नहीं है। तो अगर आप घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, तो आपसे ज्यादा कामयाब प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, देश की ज्यादा चिंता उनको थी। संगीत रागी की तरीके से टेलीविजन चैनल पर चिल्लाने से काम नहीं होता, डेटा से साबित। इसलिए मैं कहता हूं कि अमित शाह जी देश के सबसे असफल गृह मंत्री हैं। अगर वो संगीत रागी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अतुल लोंढे जल्दी से। संगीत रागी। साहिल, कई बार तो लगता है कैसे ये टेलीविज़न के मैनेजिंग एडिटर बने थे मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन इनको ये जानकारी होनी भारतीय चाहिए कि जनता पार्टी आसाम की के सिफारिश अरे पे अभी बना ये था प्रोफेसर थे, मैनेजिंग एडिटर वो की हर बात छोड़ जगह दीजिए। चले गए सर। पर्सनल मत होइएगा आप दोनों। मैं सुन लीजिए, आप दोनों अच्छे से बात करते हैं, मुझे पता है, प्लीज पर्सनल मत होइएगा। सुन लीजिए, प्लीज प्लीज दोनों से नहीं रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए। दूसरी बात, मोहन भागवत की सिफारिश पे मैं मैनेजिंग एडिटर बना था। ये दूसरी शायद बात। संगीत रागी को अरे मालूम चलिए नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक मैंने है, नहीं ठीक कहा है। कि- आशुतोष जी ठीक है, छोड़ दीजिए अभी, छोड़ दीजिए। मैंने दूसरी बात कांग्रेस, इन्होंने कहा कि भाई 90,000 डिपोर्ट किया, ये हंसी का पात्र है। इसलिए हंसी का पात्र है कि गृह मंत्री आपका कह रहा है कि हमारे यहां 1 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं। ये तो इंद्रजीत गुप्त के समय थे, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, जिसको आप समर्थन दे रहे थे। सिर्फ प्रकाश जायसवाल ने किया था, निकाला क्यों नहीं? में कितने घुसपैठियों को भारत सरकार आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर मोदी जी के जमाने में उसमें कितने पेट में दर्द घुसपैठियों क्यों को हो रहा बाहर है? भेजा गया, कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा, डेटा दीजिए ना, डेटा पे बात चलिए, करिए। अरे आप चलिए, एक प्रोफेसर मिनट। आदमी हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक एक अब करके बात करिए, दोनों की बात पे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात करिए प्लीज। मेरा यहाँ पर सवाल बार-बार ये आर्टिकल आप उठता है पढ़ कि अगर लेना, 14 से रिसर्च आर्टिकल में आज भेज दूंगा। 2004 से 2014 90,000 अगर घुसपैठिए निकाले गए हैं, वो भी 1.2 करोड़ से काफी कम है, और उसके बाद के आंकड़े भी 2 करोड़ से काफी कम यहां पर नजर आते हैं। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे संगीत रागी को, जल्दी से आपका जवाब दीजिए। तौसीफ भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। नहीं, ये संगीत रागी उसी विश्वमन का नतीजा है जिसके बारे में गोलवलकर जी को खत लिख के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिसकी वजह से गांधी की हत्या हुई थी, देश का विभाजन हुआ था। सारे गद्दार तो आरएसएस से पैदा हुए, बीजेपी से पैदा हुए। ज्योति मल्होत्रा कौन है? कुरुलकर कौन है? गांधी की कौन है? अग्रवाल डीआरडीओ का कौन है? डीआरडीओ अग्रवाल कौन है? ये सारे एक से एक लोग जो है, सारे के सारे गद्दार आरएसएस से निकले हुए हैं। तुम हमको सिखा रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बलिदान दिए, तिरंगे को लपेटकर वंदे मातरम कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए, और देश के और आजादी के बाद भी इंदिरा जी और राजीव जी के रूप में दोनों प्रधानमंत्री का बलिदान देने देश वाले की भारतीय सुरक्षा का मुद्दा जब इस तरीके से भटकता है, कांग्रेसियों ने खत लिया का नतीजा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जन्म जयंती उनकी आज, उन्होंने कहा था ये विश्व जिसका नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, देश का विभाजन हुआ। ये विश्वमन जो चलिए है, दोनों को शांत करिएगा प्लीज। तौसीफ खान, आज की स्थिति में जब घुसपैठियों की चर्चा होती है तब एसआईआर की भी चर्चा होती है, और बंगाल में इसका काफी विरोध हो रहा है, वो भी बंगाल सरकार के तरफ से और टीएमसी की तरफ से। क्या वजह आप बता सकते हैं? क्योंकि बीजेपी बार बार अब सवाल उठाती है कि देखिए घुसपैठियों को, अभी थोड़ी देर पहले संगीत रागी भी बता रहे थे कि सीमावर्ती जिलों में पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई, और यही मुद्दा पूरे देश में निकल रहा है। बंगाल का मुद्दा पूरे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में, मैं आपको नाम के साथ बताता हूं, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि एसआईआर होगा, और जब से इस तरह का भाषण शुरुआत किया गया बीजेपी की तरफ से कि चुन चुन के लोगों को बंगाल से बाहर फेंक देंगे, 27 अक्टूबर में 57 वर्षीय प्रदीप कार है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। 63 वर्षीय दिनहाटा कूच बिहार के, उन्होंने आत्महत्या का कोशिश किया। और 95 वर्षीय किशित मजुमदार है, कोतवाली पश्चिम मेदिनीपुर से, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी बीरभूम से, उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। ये तीनों का यही मामला था कि हम एसआईआर को लेकर के, कागजात को लेकर के हम हैरासमेंट होंगे, एसआईआर प्रोसेस शुरू हो रहा है, हम कागज कहाँ से लाएंगे, हम इतने पुराने व्यक्ति है यहाँ के, हमारा जमीन छीन जाएगा, हमें हैरासमेंट की जाएगी। ये है एसआईआर के अनाउंसमेंट का नतीजा, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा है कि एक भी देश का नागरिक, उसको अगर आप वोट का हक छीन लेंगे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। देखिए, ये जो एसआईआर मुद्दा देश के नागरिक का नहीं है, यहाँ हैं जो देश के नागरिक नहीं है और गैर कानूनी तरीके से इस देश में रह रहे हैं। सवाल इन लोगों को लेकर निकाला जा रहा है, और आरोप यह लगता है कि टीएमसी उन्हें प्रोटेक्ट करती है, चूंकि वो उनके वोटर से, इसके लिए उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यह मुद्दा यहां पर निकालने की कोशिश होती है। देखिए, असल में तो चिंता देश की सुरक्षा का या चिंता घुसपैठियों को बाहर फेंकने का नहीं है। यह मुद्दा है चुनावी मुद्दा नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। 2014 में जब प्रधानमंत्री
गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और देश भर में घूम करके भाषण दिया करते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। वो ये कहते थे खुलेआम, 2014 में आप स्पीच निकाल करके देख लीजिए कि बंगाल से सारे घुसपैठी अपने बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहो, मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा तुम सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा। आज 2014 से लेकर के आज 2025 हो गया, एक भी नाम नरेंद्र मोदी नहीं दे पाएंगे कि कौन से बंगाल से घुसपैठियों को उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया, कौन से बांग्लादेशी को उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया, क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा का है ही नहीं, उनके लिए तो मुद्दा चुनावी मुद्दा है। सब चुनाव से पहले इस तरह के चुनावी मुद्दा है। प्रेम शुक्ला आज भी चुनाव से पहले इस तरह का भाषण दे रहे, उन्हें लगता है कि इस तरह का भाषण दे करके उन्हें जो है, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगतता है? इनका सियापा समाप्त हो तो मैं बोलना जो शुरू करूं। 3 नाम मैंने आपको गिनाए बंगाल से, ये देशवासी उन्होंने इनका प्रेम शुक्ला जी खामियाजा जवाब, उनके परिवार का क्या होगा? ठीक है तौसीफ भाई, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। उनके परिवार को कौन देखने जाएगा? मुझे इनको सिंहासन में बैठना मुझे है कृपा और करके देशवासी बताइए जो है कि अपने ममता आप को बनर्जी क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? तौसीफ क्या हो खान गया सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला देखिए, सुश्री ममता बनर्जी भारत की लोकसभा में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही थी तो झूठ बोल रही थी, पाखंड कर रही थी, तब घुसपैठिए थे और आज गायब हो गए। बांग्लादेशी रेफ्यूजी कितने घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने निकाला? ममता बनर्जी ने कितने घुसपैठियों को निकाला? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अब उनके वोटर हो गए। गजब का पाखंड है, इसी को कहते हैं दोहरा मानदंड, इसी को कहते हैं दोहरा मानदंड। इसी दोहरे मानदंड के खिलाफ कारण ही इस देश में घुसपैठिए घुसे हैं, उनको निकालेंगे। तौसीफ एक एक घुसपैठिए को पकड़ के निकालेंगे। आप चिल्लाते रहो, ये मोदी जी का संकल्प है और पूरा होकर रहेगा। तो सुनते रहिए ना, जब निकालेंगे तो आना अपनी अम्मा को जार जार जो है आंसू बहाना ममता बनर्जी के नाम पर। ममता बनर्जी जी जो आपकी राज्य माता है, उनके नाम पर आप जो है आंसू बहाना हाँ बैठाएंगे ना, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि जाकिर नाइक को निकाल दिया उन्होंने। जाकिर नाइक के समर्थकों को तो बहुत पीड़ा होगी, जाकिर नाइक के समर्थकों को तो पीड़ा होगी। जाकिर नाइक के चमचे जो है, जाकिर नाइक से जो चंदा लेने वाले लोग हैं, उनको शेख हसीना से बहुत पीड़ा है, हम जानते हैं। आशुतोष, जो जाकिर नाइक के चंदे पर पलते हैं, ये ऐसे विधि चीयर लीडर, ये डिबेट उनके इस देश समर्थकों में को बहुत पीड़ा है। चलिए आशुतोष, ये डिबेट इस देश में आप जब मैनेजिंग एडिटर थे तब भी ये डिबेट चल रही थी। संगीत रागी जी ने जिक्र किया है उसका, तो मैं निकाल ही लेता हूं कि आप जब मैनेजिंग एडिटर थे तब भी इस टाइप की डिबेट आपने कई बार की होगी, क्योंकि लोकसभा में यह चर्चा कई बार होती रही है। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि कांग्रेस पर हमेशा यह सवाल बीजेपी की तरफ से उठता रहा कि घुसपैठियों की मदद के लिए, क्योंकि आसाम अकॉर्ड की बात आपको भी पता है कि आसाम अकॉर्ड कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था और उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि घुसपैठिए हैं आसाम के भीतर, इसीलिए आसाम अकॉर्ड बनाया गया था। उसी में कहा गया था कि एनआरसी भी हम यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, तो आखिरकार क्या है ऐसा कि ये डिबेट अंत तक चल रहा है और कांग्रेस पर इसका ठिकरा फोड़ा जाता है बार बार बीजेपी की तरफ? देखिए साहिल, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि 1-1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे 10-20 हैं या करोड़ों हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर यह हुई है कि आज तक वो संख्या जो मनमोहन सिंह के जमाने की संख्या थी उसका 1/10 है। इससे यह बात साबित होती है कि दरअसल इनकी पूरी कोई कोशिश घुसपैठियों को बाहर भेजने की नहीं है, क्योंकि अगर घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं को बाहर भेजना पड़ेगा, जैसा कि असम में हुआ। वो तो सीए हो गया ना अभी, अब तो क्यों नहीं भेज रहे? तो क्यों नहीं भेज रहे? नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है ना, सीए के तहत उन्हें यहां पर सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ठीक है, मान लिया अगर आप तो कम से कम 12 लाख हिंदू जो आए वहां से उनको आप नागरिक मान लीजिए, और जो 8-10 लाख जो मुसलमान बने उनको आप घुसपैठ उनको तो बाहर भेज दीजिए। क्यों नहीं करते? संगीत रागी इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इनके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी है कि घुसपैठियों का मुद्दा तो बनाते हैं लेकिन घुसपैठियों साहिल जब पत्रकार प्रवक्ता बन जाए ना पार्टी का, साहिल जब पत्रकार किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाए तो यही हालत होती है। 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर मैं तो आपको नहीं कर रहा, आप क्यों प्रसव पीड़ा में जी रहे हैं? आप क्यों प्रसव पीड़ा में इतना चिंतित हो रहे हैं सर? आप क्यों इतना पीड़ित हो रहे हैं?
अरे मैं तो आशुतोष को बोल रहा है, आपको दर्द पेट क्यों निकल रहा है? नहीं, आप चूंकि आपको दर्द इसलिए हो रहा है कि आप जॉर्ज सोरेस से वहां से अभियान कर लेते। आप जॉर्ज, ठीक है, मुद्दा मत भटकाइए। संगीत रानी जी, आशुतोष का जवाब दीजिएगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, चलिए आशुतोष का जवाब दे दीजिएगा, उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हुए हैं। नहीं ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। आशुतोष का जवाब दीजिए संगीत रानी। चलिए देखिए आशुतोष एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर राम जन्मभूमि से लेकर के 370 ये इतने बड़े बड़े काम इस देश के प्रधानमंत्री और इस भारत की सरकार ने किया है। सारी समस्याओं का निदान एक साथ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से एक कमर समय देना चाहिए बोला है, तो आप निश्चित मानिए आने वाले 2 साल के अंदर ये चीजें निपट जाएंगी। देखिए साहिल, मुझे आपके तो नेता पाकिस्तान से ही लेते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन था नहीं, एनआरसी होने के बाद, मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि एनआरसी होने के बाद जो 12 लाख हिंदुओं को घुसपैठियों के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था, उनको कम से कम स्तर पर क्यों नहीं होने देंगे? लेकिन उनको भी भारत की नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बहस, जब चुनाव होते हैं तब ये बहस बार बार छिड़ती है।